Friends, in our last session, we covered the topic of law of supply, जहाँ पे हमें ये समझ में आया था कि लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से लोअर द प्राइस, लोअर इज द सप्लाई, हायर द प्राइस, हायर इज द सप्लाई. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. ओके, जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया गया था कि टाटा नैनो का प्राइस कम है, इसलिए उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. टाटा मांझा का प्राइस ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसको बेचने में इंटरेस्ट है. मैंने एक मजाक में एग्जांपल दिया था कि FIGC को पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि फीस कम है. 12th का लेक्चर लेने को मैं तैयार हूँ क्योंकि फीस ज़्यादा है. चिंती चोर माल बेचने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मॉल का माल बेचने में इंटरेस्ट है. दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई. जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 45 क्वेश्चन पेपर्स मैंने बोर्ड के देखे इको के. फरवरी, मार्च, जुलाई और अक्टूबर मिलाकर 45 क्वेश्चन पेपर. एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना पूछा हो, या 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए. कहीं ना कहीं यू विल गेट दिस टॉपिक इन योर क्वेश्चन पेपर 110% श्योर. पर बात उससे भी आगे बढ़ा रहा हूँ. आज का डिस्कशन, आज का टॉपिक जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज के लेक्चर के बाद आप अपने बारे में सोचने में कुछ टर्न महसूस करेंगे. मे बी दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. आज के लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जो आपको बाउंसेस देगी, जंपिंग जपाक थम्पिंग थपाक करेगी. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लेट मी इंट्रोड्यूस द वर्ड एक्सेप्शंस. जिन्होंने भी वीडियो लेक्चर आगे के देखे हो, चैप्टर 2 में ये वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था. आज स्पीड में निकाल दूँ क्योंकि उतना डिस्कशन डिटेल में नहीं कर दूँगा. एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद. अपवाद, अफवाह नहीं, र्यूमर नहीं, अपवाद. अपवाद का एक मतलब होता है ओपोजिट, हटके, समथिंग डिफरेंट, कुछ हटके, सबसे अलग. एक बात एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, अगर लाइफ में सच में तरक्की चाहते हो ना, डू समथिंग डिफरेंट. जो सब लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगा. डू समथिंग डिफरेंट, कुछ हटके करो. जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको दिखाई देंगे दुनिया में, वो सब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ तो भी ऐसा किया है जो कुछ अलग था. When I entered in this field, my family members, my parents, my friends, my relatives, even my professors, सबने एक ही बात कही थी कि प्रशांत, तेरा अकाउंट्स और मैथ्स दोनों इतने अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाना है? अकाउंट्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बहुत पैसे मिलते हैं, इको में क्या रखा है? इको में कमाई कहाँ होती है? इवन माई प्रोफेसर्स बोलते हम तुझे लेक्चर देंगे अकाउंट्स और मैथ्स के लिए, तेरे अकाउंट्स में दोनों इतने अच्छे, इको क्या पढ़ा रखा है? इको में बच्चे होते ही नहीं है, कमाएगा क्या? आई स्टार्टेड विथ 8 स्टूडेंट्स. 8 स्टूडेंट्स मैंने शुरुआत की थी फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स पढ़ाने की. टुडे आई हैव नियर टू 1500 स्टूडेंट्स. तो ये क्यों हुआ वो बता रहा हूँ. उस वक्त मैंने ये समझ लिया कि लोग इकोनॉमिक्स में इसलिए नहीं कमाते हैं, प्रोफेसर्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने स्टूडेंट्स आते ही नहीं. क्यों नहीं आते? बोले इकोनॉमिक्स इज मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट. और क्यों बोरिंग लगता है? बोले सब प्रोफेसर बुक से ही पढ़ाते हैं और वो सब एग्जाम में बहुत बोरिंग होते हैं. मुझे बात पकड़ में आ गई कि मुझे बुक से पढ़ाना ही नहीं. मैं बुक से पढ़ाता ही नहीं. अगर किसी लेक्चर में बुक ओपन भी कराऊँ ना तो बुक से 2 लाइन पढ़ाऊँगा, बाकी की 20 लाइन जो मेरी खुद की होगी. मेरे कोई एग्जाम्पल, कोई भी चीज़, कोई बुक पे नहीं है. आज ये टेबल भी जो लिखा है ये भी कोई बुक से चुराया हुआ नहीं. तो हमने इको को इतना इंटरेस्टिंग कर दिया कि आज कोई स्टूडेंट अगर मेरे वो प्रोफेसर को पूछने जाए कि इको पढ़ना हो तो वो बोलेंगे प्रशांत के पास. अरे मेरा घर का खर्चा इको से निकल रहा है यार, आपको तो इको में कमाई नहीं होती. और इट्स पॉसिबल. डू समथिंग डिफरेंट. अगर आपको हिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज याद हो स्कूल सेक्शन का, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम डाले थे. ऐसा कुछ पता है? हिस्ट्री में पढ़ा था, बराबर है? हिरोशिमा नागासाकी. और उस वक्त ये कहा जाता था कि अब जापान खत्म, दुनिया के नक्शे से जापान खत्म.
अब जापान तरक्की नहीं कर पाएगा, खत फिनिश हो गया। आज अमेरिका में आप जितने भी सीसीटीवी कैमरे देखते हो वहाँ पे लिखा है मेड इन जापान। जापान एक पहली ऐसी कंट्री बन गई फ्रेंड्स जिसमें दुनिया ने ये देखा कि 1 महीने पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि कोरोना वैक्सीन हमारी पूरी कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। बाकी किसी कंट्री ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। जापान में तो 1 महीने से वैक्सीन चालू हो चुका है। हम तो 16 जनवरी से यहाँ पे सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, अपने तक तो आकर 1 साल चला जाएगा। इतना डेवलपमेंट जापान का हो गया। यस, द रीजन इज Japanese mentality says, if others can do it, even I can do it. And if others can't do it, I must do it. सर इंग्लिश में बोलो, अगर बाकी सबसे ये काम हो रहा है तो मेरे से भी होगा, और बाकी किसी से नहीं हो रहा है तो मुझे करना ही चाहिए, तब तो मैं सक्सेसफुल हूँ। एग्जैक्टली ऑपोजिट इंडियन मेंटल, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इफ अदर्स कैन डू इट, लेट देम डू इट, एंड इफ अदर्स कांट डू इट, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? बाहर देखो हमारे पास काम ना करने, अगर बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मैं काय को करूँ, काय को टांगा डालेगा, वो कर रहे हैं ना, और वो नहीं कर पा रहे। जब उनसे नहीं, मेरे से थोड़ी होगा, मैं थोड़ी ऊपर से आया है, मतलब दोनों को करना ही नहीं। चैप्टर 2 में जब पहली बार ये वर्ड आया ना, एक्सेप्शंस, उस वक्त मैंने वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स शाहरुख खान के एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर की। शाहरुख खान यूं ही किंग खान नहीं बन के बैठे हैं, नो, यूं ही बादशाह नहीं बन के बैठा है। आप शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, पहला जो मूवी शाहरुख खान का था वो था दीवाना। 45 मिनट्स का रोल था, पैसे वाला बाप का बेटा था और एक विधवा से शादी करने के लिए वो पूरे समाज से लड़ने को तैयार है। इतना संस्कारी दिखाया था, मूवी फ्लॉप हो गया, तो संस्कारी जो था। दूसरा मूवी था उसका चमत्कार, गांव से शहर में आता है कमाने के लिए, एकदम सीधा साधा भोला भाला लड़का, कोई मचमच नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई लव एरिया नहीं, कोई अफेयर नहीं, कोई गाली गलौज मारामारी नहीं। उसको मार्को नाम का एक भूत दिखते रहता है और वो भूत की हेल्प लेकर वो सबकी हेल्प करते रहता है। इतना सीधा साधा लड़का उसको दिखाया था, मूवी फ्लॉप हो गया। शाहरुख खान को एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं ऐसे ढंग के रोल करूँगा ना सीधे साधे, तो मैं हिट नहीं हो पाऊँगा। मुझे कुछ उल्टे रोल करने चाहिए जो सब लोग नहीं करते। उसने तीसरा मूवी साइन किया बाजीगर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा उसका डायलॉग का थीम था। आप शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, मूवी में हीरो कोई है ही नहीं। शाहरुख खान खुद हीरो है, शाहरुख खान खुद ही विलन है। पूरे मूवी में 3 खून करता है विथ प्लानिंग। मूवी के स्टार्टिंग के आधे घंटे में हीरो शाहरुख खान, हीरोइन शिल्पा शेट्टी और हीरो खुद हीरोइन का खून कर देता है पहले आधे घंटे, और बाद में मूवी में हीरोइन चेंज, काजोल। इतना टर्न लेती है मूवी ऑल ऑफ सडन, और एंड में शाहरुख खान खत्म, मूवी सुपर हिट। उसके बाद उसने चौथा मूवी लिया यश चोपड़ा के साइन करके, मूवी का नाम था डर। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, या ना कर, तू है मेरी ये जो सरकार ने शायद कर रहेगा, ये इस मूवी से आया। सालों पहले जब ये मूवी रिलीज हुआ ना, तब मैंने इस गाने का सत्यानाश किया था। वो सत्यानाश कुछ यूँ था, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। एक बीच में ये गाना गाया ना, तो एक बच्चे में ये बहुत पुराना हो गया, कुछ नया लेकर आओ। मैंने नया सुन, ले ला तू कैसी ले ला, हर कोई चाहे मिलना अकेला, ले ला। जब मैं भगवान को नहीं बख्शू तो आपको क्या बख्शू? फ्रेंड्स, नॉर्मल ऐसा होता है कि अगर हीरोइन के साथ हीरो हो ना, तो हीरोइन किसी से नहीं डरेगी, 15-20 गुंडे भी आ जाएंगे तो भी नहीं डरेगी। ये मूवी का पूरा स्टोरी उल्टा है। हीरो शाहरुख खान है, हीरोइन जूही चावला है। पूरे मूवी में शाहरुख खान जूही चावला को डरा देता है, पूरे मूवी में। एंड में सनी देओल आता है, शाहरुख खान को मार डालता है, मूवी सुपर हिट। और एक ही साल में 2 मूवी आ गए, और शाहरुख खान को अपनी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ लाइफ, नॉट फॉर बेस्ट हीरो, फॉर बेस्ट विलन इन बाजीगर। और उसके बाद भाई साहब सितारे चमक गए,
उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, आज तक किंग खान बन के बैठा है, भले फ्लॉप मूवी दे रहा है तो भी। डू समथिंग डिफरेंट, कुछ हटके किया जाए, ऑपोजिट। जो पूरी दुनिया करेगी वही आप भी करोगे तो कुछ अलग नहीं होगा। अब अपना जो क्वेश्चन है वो है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लोअर द प्राइस, लोअर इज द सप्लाई, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई। तो जो चीज़ का प्राइस कम है उसको मैं कम सप्लाई करूँगा, जो चीज़ का प्राइस है उसको मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। बट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इट मीन्स even at lower price I am ready to sell my product, or even at higher price I am not ready to sell my product। मतलब सस्ता होने के बावजूद भी मैं बेचने को तैयार हूँ, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो भी, या फिर महंगा होने के बावजूद भी मैं बेचने को तैयार नहीं हूँ, प्रॉफिट मिल रहा है तो भी नहीं चाहिए, नहीं बेचूंगा। आप बोलेंगे सर आप संकी है क्या, सठिया गए क्या, ऐसा कोई करता है क्या? फ्रेंड्स, वी हैव 5 एग्जांपल्स टू प्रूव दिस थ्योरी। 5 एग्जाम्पल है और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 6 बार अकेला है, फर्स्ट पॉइंट आ चुका है। टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ लेबर। पहले दिमाग से ख्याल निकालो, लेबर डज नॉट मीन कि गंजी और लुंगी पहन के धूप में खड़े करके काला पत्थर तोड़ेगा या मशीन में काले हाथ करेगा, वही लेबर है। नो फ्रेंड्स, दुनिया का हर वो इंसान जो पैसों के लिए काम करता है वो लेबर है। तो आप भी इसी में आओगे, मैं भी इसी में। इन कपड़ों में, AC क्लासों में मैं लेबर ही हूँ। अगर भले मैं करोड़पति भी बन जाऊँ, सुबह सुबह अगर 7 बजे यूँ करके लेक्चर लेने आ जाता हूँ, मतलब मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं लेबर में ही हूँ फ्रेंड्स। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, लेबर क्या सप्लाई करके कमाता है पता है आपको? लेबर क्या सप्लाई करके कमाएगा? मैं आपको क्या बेच के कमाता हूँ? नॉलेज। बहुत बड़ी गलत फहमी। देखो आपको, पहली बात, नॉलेज कभी बेचा नहीं जा सकता, नॉलेज बांटा जा सकता है। आई कैन नॉट सेल इट। दूसरी बात, जो चीज़ मैं आपको बेचूँ वो मेरे पास कम हो जाएगी। अगर मैं नॉलेज बेच रहा हूँ आपको तो नॉलेज मेरे पास कम हो जाएगा। क्या आपके एज से मेरा नॉलेज कम हो जाएगा? नहीं, मतलब मैं नॉलेज बेच के नहीं कमा रहा। तो मैं क्या बेच के कमा रहा हूँ? सर्विस। क्या मैं आपके हाथ पे दबाने आया, मसाज करके दिया, मैंने मसाज करके दिया, कोई सेवा व्यवहार की? नहीं फ्रेंड्स, मैं क्या बेच के कमा रहा हूँ? यस, वेरी गुड। दुनिया का हर एक लेबर अपना टाइम बेच के कमाता है। मैंने पंकज दास को ये टाइम दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग पर मिनट 8 रुपीज़ चार्ज। मैं हर 1 मिनट का 8 का चार्ज लेता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर हूँ तब मैं दुनिया में किसी और का नहीं हूँ, किसी और का नहीं हूँ। जब मैं आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ तब मैं मेरी गर्लफ्रेंड का भी नहीं हूँ। अरे गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो अगर गर्लफ्रेंड जीत करेगी, मैं तो लेक्चर के टाइम पे कॉल करूँ तेरे को उठाने का, तो मैं बोल दूँ तू ही कैंसिल। लेक्चर कैंसिल नहीं हो सकता है। ब्रेकअप भी हो जाए ना तो भी लेक्चर के ऊपर नो इफेक्ट, क्योंकि जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं किसी और का नहीं हूँ, मैं अपना टाइम बेच के कमा रहा हूँ। तो जो टाइम मैंने पंकज दास को बेचा है वो टाइम सिर्फ उनका है। लाओ पर मिनट 8 रुपीज़। दुनिया का हर लेबर अपना टाइम बेचेगा फ्रेंड्स। और वहाँ पे एक नई बात समझ में आएगी, ब्रेकेट लिखा है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। इसको मैं 10 मिनट के बाद पूरा समझा पाऊँ, अब इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करूँ। बैकवर्ड बेंडिंग, घूम फिर के वापस आना, ये कहो देखो, बैकवर्ड बेंडिंग, अरे बैकवर्ड बेंडिंग, अरे बैकवर्ड बेंडिंग, घूम के वापस वहीं से आएगा। अब ऐसा क्या होता है, तो उसके लिए हमें एक टेबल को समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 कॉलम का एक टेबल मैंने बनाया है। वेजेस इन रुपीज पर आवर, वर्कर फैक्ट्री में जो काम करेगा उसको पर आवर ऐसे पैसे मिलेंगे। फिर ये सिर्फ समझने के लिए, इतने कम में कोई वर्कर काम करता नहीं है। मेरी ऑफिस में जो झाड़ू मारती है ना, उनका प्राइस 150 रुपये है। ओके, तो इतने में कोई काम नहीं करेगा। ये तो आपके एग्जाम को समझना और याद रखना इजी हो जाए एग्जाम के लिए, इसलिए सब हो। ओके, सेकंड कॉलम है वर्किंग आवर्स पर डे। वर्कर एक फैक्ट्री में एक दिन में जितने घंटे काम करता है वो मेरा सेकंड कॉलम, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वेजेस इन रुपीज पर डे, वर्कर एक दिन में जो वेजेस कमाएगा वो मेरा थर्ड कॉलम। अब यहाँ से बात को शुरू कर रहा हूँ। सपोज वर्कर का वेजेस पर आवर 10 रुपीज़ है एंड ही इज वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो 10 एग्जा वो 80 रुपीज़ पर डे कमा रहा है। समझा?
सपोज मालिक खुश होकर वर्कर को बोलता है कि मुकेम्बो खुश हुआ, सरदार शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा काम करता है, तो तेरा इंक्रीमेंट, तो अब से तुझे पर आवर 15 रुपीज मिलेगा, पर आवर 15 रुपीज मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स, तो 15 10 था 180. यहाँ तक आपका लॉ ऑफ सप्लाई इज राइट. हायर द वेजेस, हायर इज द सप्लाई ऑफ वर्किंग आवर्स. वर्कर 10 घंटे काम करके 150 कमाएगा और खुश होगा. पता है क्यों? सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके 80 का 150 कमा रहा है, मतलब नियर टू डबल कमा रहा है. आया समझ में? सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके वो 80 का 150 तक कमा रहा है. अब यहाँ से बात टर्न हो रही है. सपोज 1 महीने बाद मालिक ने वर्कर को कहा कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब तुझे 20 रुपीज़ पर आवर दूंगा, तू 12 आवर्स काम करके दे और 240 रुपीज़ कमा के जा. वर्कर बोलेगा सॉरी साहब, 20 रुपीज़ पर आवर चलेगा, बट अगेन आई विल वर्क फॉर 8 आवर्स ओनली टू गेट 160 रुपीज़. आई एम हैप्पी. आप बोलेंगे सर कोई वर्कर पागल है, 240 रुपया कमाने को मिल रहा है एक दिन का, काय को 160 रुपये खुश होगा. दो अलग अलग एंगल से सोचना शुरू करते हैं. वर्कर के दिमाग में ये आने वाला है कि जब मैं 8 आवर्स काम करके 160 कमा सकता हूँ, विच इज मोर देन 150. अरे 10 घंटे काम करके 150 कमा रहा था, तो जब मैं 8 आवर्स में 160 कमा सकता हूँ, 2 घंटे और काय को काम करूँ. चलो बात थोड़ा और इजी करूँ. पहले उसका हल ये था कि वो 10 घंटे मशीन के साथ घर करता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, थका पका घर पे जाता था, बीवी के हाथ में 150 रुपया देता था, खाना खाया नहीं खाया और थका पका सो गया. वाइफ को डाउट गया कि नक्की इसका बाहर कहीं लफड़ा चल रहा है, मुझे आप पहले से प्यार नहीं करते हो. वो बेचारा समझा के थक गया कि मशीन से प्यार करता हूँ, दिन भर घर चलता है, नहीं झूठ बोल रहे हो, नक्की आपका बाहर लफड़ा चल रहा है. रात को 2 बजे जगाए इवनिंग में सो, आपको मेरी कसम बाहर लफड़ा चल रहा है. हाँ लफड़ा चल रहा है, मुझे पहले ही पता था लफड़ा. अरे वो बेचारा कंटाल के बोल रहे हैं कि हाँ लफड़ा चल रहा है, किधर लफड़ा करने का टाइम किधर उसके पास. 10 घंटे जो इंसान मशीन के साथ खड़ा है उसमें किधर कुछ बचा हुआ कुछ करने के लिए, तो बोलते लफड़ा चल रहा है. राइट. जब मालिक ने ये कहा ना कि अब मैं तुझे पर आवर 20 रुपीज़ दूंगा, यहाँ से उसका सैलरी दिमाग चालू होगा वर्कर का. बहुत ध्यान से सुना बात. घर पे बीवी को तो वो 150 रुपया ही देगा, 10 रुपया एक्स्ट्रा खुद के पास बचाएगा खुद के लिए. घर पे तो 10 घंटे बाद ही जाएगा. अब उसके पास 10 रुपया भी एक्स्ट्रा है और 2 घंटे भी एक्स्ट्रा है खुद के ढिचुक के लिए. अब वो बिंदास खुद 2 आवर्स ढिचुक करके फ्रेश होकर घर पे जाएगा, रिलैक्स होकर, हाथ बीवी के हाथ में 150 रुपया देगा, 2 बार हाथ चूमेगा, साथ में बैठ के खाना खाएगा, 2 बजे तक टीवी देखेगा, 2:30 बजे तक लव यू खेलेगा. वाइफ खुश है, मेरा पति सिर्फ मेरा है. अरे नमूनी, अब तक सच में वो तेरा था तो डाउट कर रही है, अब तो वो बाहर जाके ढिचुक का होने लगा, तो खुश हो रही है मेरा पति सिर्फ मेरा. एक बात याद रखो, दुनिया का हर वर्कर ऐसा करेगा? हाँ, दुनिया का हर वर्कर ढिचुक करता है, इंक्लूडिंग मी. फर्क ये होता है कि हर एक का ढिचुक अलग होता है. 3-4 महीने में एक बार मॉल में जाके फूड जोन और गेम जोन में टाइम पास करना, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में रात को 12 से 3 या अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 7:30 8 बजे का शो देखना, रात को 1 बजे बैठना, वर्ली सीलिंग से पास ऑन होते, रात को 2 बजे वर्ली सी फेस पे जाके बैठना, सुबह 7 बजे मरीन ड्राइव पे जाके बैठना, जू पे 3 घंटे बैठकर समंदर की लहरों से बातें करना, बारिश के टाइम पे तपड़ी पे खड़े रहकर मैसूर मसाला डोसा खाना. ऑल दीज आर माय ढिचुक्स. नहीं, बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है कि अकेले नहीं. फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो बहुत पर्सनल है, भरोसा करके शेयर करूँगा, ऐसी बाहर लीक नहीं करना. ओके, क्योंकि ये चीज़ें को समझना बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स. सच बता रहा हूँ, मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, ये ऊपर वाले ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तेरी जो ख्वाहिशें रह गई ढिचुक की, जा पूरी.
फ्रेंड्स 7 साल से टपरी पर खड़े रहकर मैसूर मसाला डोसा नहीं खा पाया था अपने लोगों के साथ। ओके, लॉकडाउन में अब तक मैं 4 बार जाके आया। 4 साल में 1 बार पानी पूरी खाया था, गए हफ्ते 3 बार पानी पूरी खा, 1 हफ्ते में खा के आया। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मुझे थिएटर में मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं साल में बहुत कम मूवी देखता हूँ, 2-3 मूवी, पर थिएटर में अलग स्टाइल का, समोसा पॉपकॉर्न सब लेके बैठे और वो भी पीवीआर जैसे। पर बीच में बिलीव करेंगे, मेरा जो बीच का पीरियड गया था, मैंने 31 दिसंबर को 3 इडियट्स मूवी देखा था जब वो रिलीज हुआ था, अपनी बात कर रहा हूँ। रात को 12:15 का शो था रघुवीरा मॉल में, रात को 12:15 का शो। और वो मूवी के बाद जो नेक्स्ट मूवी मैंने थिएटर में देखा, इट वॉज डायरेक्टली पीके। जिनको भी पता होगा 3 इडियट्स के 5 साल के बाद पीके मूवी रिलीज हुआ था। मतलब मैंने 5 साल के बाद सीधा दूसरा मूवी देखा। और वो कब देखा? 1 जनवरी मॉर्निंग 8:45 का पीवीआर में शो था ओबेडर। मतलब 5 साल तक मूवी देखने का वक्त नहीं मिला मुझे, नहीं मिला। एकदम अपना समझ के शेयर कर रहा हूँ, एकदम अपना समझ के। When I entered in this field, my charge was per minute 1 rupee, and I was taking lecture for 7 hours per day. कुछ साल के बाद इनकम बढ़ के 2 rupees per minute हुई, and I was working for 9 hours per day. कुछ वक्त के बाद per minute 3 rupees चार्ज हो गया मेरा. I was working for 11 hours per day. कुछ वक्त के बाद पंकज दासी से कॉल आया और तीसरी मीटिंग जब मैंने वहाँ पे हुई मेरे ऑफिस में, और जब डन किया गया, माई चार्ज वॉज डिसाइडेड 4 rupees per minute, and I was working for 14 hours per day, pure lectures, 14 hours. बॉडी मैंने वहाँ पे खो दी फ्रेंड्स। 14 hours तो लेक्चर, मतलब बाकी सब कब सोचा? पेपर सेटिंग, पेपर चेकिंग, स्टूडेंट्स के डाउट, प्रोफेसर के साथ मीटिंग, पेरेंट्स के साथ मीटिंग, वो सब अलग। प्योर लेक्चर्स बनाओ 14 hours पर डे। क्यों ऐसा किया वो भी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने धीरूभाई अंबानी का एक आर्टिकल इंटरव्यू करा, उन्होंने ऐसा बोला था कि मुंबई में अगर आप रहते हो और अगर आपकी अक्ल चलती हो, मेहनत करने को आप तैयार हो, तो 14 hours पर डे अगर आप काम करते हो 3 साल तक कोई छुट्टी लिए बगैर, तो मुंबई में आपको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड, मैंने गरीब को बहुत नज़दीक से देखा था, मुझे लखपति बनना था। इस इंटरव्यू के स्टेटमेंट में मेरे दिमाग में घर कर दिया, जहन में बैठ गई बात कि मुझे लखपति बनना ही है। तो 14 hours पर डे काम करने लगा, 3 साल तक सच में काम किया, कोई छुट्टी नहीं लिया, सच में लखपति बन गया। पर दूसरी बात बताऊँ मैं, मेरे डैडी रोज़ मुझे रोकते थे कि बेटा पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ है। लाइफ में कुछ अपनी चीज़ें भी होती है, खुद की लाइफ, खुद की सोच, खुद का एंजॉयमेंट, खुद के लोग। मैं कहता था पापा पैसा होता है सब हो जाता है, बेटा एक वक्त आएगा जब तेरे पास पैसे होंगे, तेरे अपने लोग नहीं होंगे, तो एंजॉय कब करेगा बेटा? अरे पापा आपको क्या पता पैसा, ऐसा मैं ताना मारता था। आज 7 साल हो गए, माई डैड इज़ नो मोर। रोज उनको याद करता हूँ, भले वो 10th स्टैंडर्ड फेल थे, ही वॉज 100% राइट। फ्रेंड्स, 6 साल से जू बीच जाके समंदर की लहरों से बात नहीं कर पाया। ये लॉकडाउन में सब पूरा किया। जू बीच जाकर आया, 2 घंटे से बैठ कर आया, और एक बीच में एक बार तो 2000 का खर्चा करके मरीन्स गया, सिर्फ मरीन्स गया, 2000 का खर्चा करके 25 मिनट पानी पे बैठ के वापस आया। फिर कुछ दिनों बाद गेटवे ऑफ इंडिया आ गया, 25 मिनट बैठने के लिए 2500 का खर्चा किया, क्योंकि लॉकडाउन था। आपको कार हायर करनी है, जो भी करना हो, क्योंकि उन सब चीज़ों को तरस रहा है। बीच में 7 साल तक मैसूर मसाला डोसा नहीं खा पाया था, टपरी पे खड़े रहकर अपने लोगों के साथ तरस रहा था उन चीज़ों को। भाईदास ऑडिटोरियम विले पार्ले में गुजराती ड्रामा देखने के लिए मैं क्रेजी। शायद 9 साल हो चुके हैं, नहीं देख पाया। करीब 12 साल पुरानी बात होगी फ्रेंड्स। सैटरडे को इवनिंग को रूम नंबर 2 में मेरा लेक्चर था TY BCom का, और पापा का कॉल आया कि पूरे फैमिली की टिकट बुक कर रहा हूँ और 9:30 का शो है गुजराती ड्रामा का, यू हैव टू कम। मैंने कहा पापा 9:30 तो यहाँ पे लेक्चर में हूँ, कोई मुझे नहीं पता। मैंने लेक्चर से बाहर निकल के सेटिंग को कॉल किया, कहता
पप्पा ऐसी जिद कर रहे हैं, तो सर बोले काम करो सर, पप्पा को नाराज मत करो, आप 8:30 बजे का लेक्चर शुरू करो, 9 बजे तक लो, और फिर टीवाई के स्टूडेंट तो आपकी बात मानेंगे, उनको बिंदास बोल दो कि पापा ऐसी जिद कर रहे तो मुझे ड्रामा देखने जाना पड़ेगा, लेक्चर आधा छोड़ के, तो मैं आपको जल्दी लीव कर रहा हूँ और कल सुबह 8 बजे उनको बुला लो। मैंने कहा स्टूडेंट को ऐसा बोल दूँ, बोले हाँ बिंदास बोल दीजिए, उसमें क्या है, स्टूडेंट तो समझता होता है, कोई थोड़ी आपके घर में झगड़ा कराएगा वो, बोले नहीं जाओ, वो भी खुश। जैसे कि मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मेरा खुद का तो कोई व्हीकल नहीं है। तो सर ने मुझे बोला सर मेरा ड्राइवर और गाड़ी आएगा, पहले आपके पेरेंट्स को लेने जाएगा आपके घर, उनको 9 बजे यहाँ पे लेकर आएंगे, आप लेक्चर लीव करो, कपड़े मंगा लो, ऐसा तो कपड़े बदल के गाड़ी मेरा छोड़ देगा भाई 10 तक, 9:30 से पहले, 12:30 बजे आपका शो खत्म होगा, तब तक मेरा गाड़ी और ड्राइवर वहीं पे रहेगा, रात को वापस 1 बजे तक आपके फैमिली को घर पे छोड़ देगा, सुबह 7:45 बजे वापस वो आपको लेने आ जाएगा आपके 8 बजे के लेक्चर लिए। ये 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जो सेक्शन में को इतना अरेंजमेंट करके दिया एक ड्रामा देखने के लिए, पप्पा की जीत के लिए। फिर सर 10 साल हो गए, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का ड्राइवर है, मैं एक बार ड्रामा देखने जा नहीं पाया। टुडे माई चार्ज इज पर मिनट 8 रुपीज, लेकिन अब मैं ट्राई करता हूँ कि 9 आवर्स के ऊपर लेक्चर्स ना, हफ्ते में एक आध दिन कभी होता है कि 11 आवर्स हो जाते हैं, बाकी 9 आवर्स के ऊपर नहीं जाता हूँ, और जिस दिन पर मिनट 20 रुपीज़ कमाने लगूंगा, सोच के रखा है 7 आवर्स से ऊपर लेक्चर नहीं होगा। क्यों? डिचुक का पैसा तो आ जाएगा, अब डिचुक का टाइम चाहिए, अपने वो लोग चाहिए जिनके साथ ये सब मैं शेयर कर पाऊँ। बहुत लोगों को मैंने अपनी लाइफ में खो दिया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन के वक्त नहीं है। उस वक्त पापा बोल रहे थे कि सब लोग छूट जाएंगे तब अफसोस करेगा, नहीं पापा पैसा होता है तो सब हो जाता है। आज समझ में आ रहा है कि डेट वॉज राइट। पर हाँ, धीरूभाई अंबानी का वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में था कि लखपति तो बन जाएंगे। उसी इंटरव्यू में एक और बात थी, एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपकी रिलायंस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर ऐसे जो 3 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो 14 आवर्स से ज़्यादा काम करते पर डे, फिर भी वो लखपति नहीं बने, तो उसका रीज़न, तो धीरूभाई ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ 2 तरीके से, या तो वो लखपति बन गए, वो कबूल नहीं कर रहे, और या तो वो 14 आवर्स ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ। अगर आप 14 आवर्स पर डे काम करते हो 3 साल तक, ये सच है कि लखपति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, नो वन कैन स्टॉप यू। पर एक वक्त आता है जब हमें बोलना पड़े बस अब पैसा मत दिखाओ, अब हमें हमारा वक्त हमारे लिए चाहिए। आर्टिकल 15 जब मूवी रिलीज हुआ, अंधाधुन मूवी जब रिलीज हुआ, ये दोनों टॉपिक मेरे फेवरेट टॉपिक थे। सोच के रखा ये थिएटर में जाके देखना है दोनों मूवी के बाद। जो भी फ्रेंड जाके देख के आता था, जो भी स्टूडेंट देख के आते थे, सब जो बोलते थे अरे यार नहीं देखना, आपको शायद स्ट्रेंज लगेगा। आपको ये मूवी मैंने कब देखी? अभी लास्ट मंथ है ना, नेटफ्लिक्स 2 दिन फ्री था, उसमें देखी। मतलब कितना देर से देख पाएंगे। अच्छा, थिएटर घर से दूर जाता नहीं है फ्रेंड्स, मेरे घर से ओबेरॉय मॉल भी दूर नहीं। कहने का मतलब ये था कि एक वक्त आता है, और मैं तो चाहूँ कि हर एक लाइफ में ऐसा वक्त आए कि एक लेवल पे आके आप बोलो कि अब पैसा बहुत हुआ, अब मुझे मेरा टाइम चाहिए। तो दुनिया का हर वर्कर डिचुक का पैसा कमा लेगा, फिर उसको डिचुक का टाइम चाहिए, इसलिए वो अपना वर्किंग आवर्स कम कर देगा। ज़्यादा पैसा मिल रहा है फिर भी वो ज़्यादा काम करने को तैयार नहीं होगा। इट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अगर मैं इस शेड्यूल को डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ बहुत स्मूथली है ना, सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वेजेस इज ऑन वाई एक्सिस। जहाँ यूज कर मैंने नंबर नहीं लिखे क्योंकि बहुत कम नंबर 10, 15, 20 इसमें कोई वर्कर काम नहीं करता है, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो अब समझना ये है कि जब वर्कर को OW वेजेस मिल रहा था, आपको समझ आएगा OW, हाँ, तो वो कितना घंटे काम करता था? ON आवर्स। ओके, जब OW वेजेस मिल रहा था तो ही वाज वर्किंग फॉर ON आवर्स। अब थोड़ा मजा देखो, अब उसका वेजेस बढ़ के W1 तक पहुंच गया। आपको डायग्राम समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? ये मालिनी यहाँ तक जब वेजेस मिल रहा था OW तक, तो वो इतने घंटे काम करता था ON। अरे ये लाइन तो ऐसा देखो, समझा? जब वेजेस बढ़ के W1 हो गया तो अब वो N1 आवर्स तक काम करने लगा। अरे ज़्यादा वेजेस मिला, ज़्यादा काम करने लगा 10 आवर्स तक, बराबर है? करेक्ट।
जब और वेजेस बढ़ गया, अब उसके पास ढिचुक का पैसा तो आने लगा, ढिचुक का टाइम नहीं था, तो उसने वापस अपने वर्किंग आवर्स कम करके पहले पे ला दिया। तो ये जो वक्त उसको मिल गया, उसने ढिचुक कुछ महान लोग पूरा टॉपिक याद रखेंगे, यहाँ पे लिख के आएंगे ढिचुक। याद रखने नहीं करो चलेगा, एग्जाम में लिख के जाएंगे ढिचुक, और रात को आज नींद में नहीं बोलते रहे ढिचुक। अरे कुछ महान लोग होते हैं, एक बीच में ऐसा हुआ था, अंदर सब कुछ समझाया, ढिचुक ये सब एग्जाम्पल समझाया, और जब मैं बाहर निकला ना तो हर स्टूडेंट बाहर निकलते सर ढिचुक सर ढिचुक। तो बाहर स्टाफ मुझे पूछा सर ये क्या था, अभी उनको क्या समझाओ क्या ढिचुक। अब समझा आपको। तो जब आपके पास ढिचुक का पैसा आ जाता है, अब हमें ढिचुक का टाइम चाहिए, तो ज़्यादा पैसा मिलता है तो ज़्यादा काम करने को तैयार नहीं। इट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, और इसलिए वही था बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग। समझा क्यों ऐसा था? क्योंकि टर्न लेके वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे से शुरू हुआ, टर्न लेके वापस वहीं पर आ गया जहाँ पर से शुरू हुआ। इज इट ओके? Yes. अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ लिखना है, ड्रॉ करना है, और उसके बाद भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा। चलो ये सभी को इको का एग्जाम है, चैप्टर 3 भी एंड चैप्टर 4 यहाँ तक है, यहाँ चैप्टर 3 भी चैप्टर 4 यहाँ ऑनलाइन एग्जाम है। क्या ये सभी को इको का ऑनलाइन एग्जाम है क्लास में। बीच बीच में आगे के वीडियो लेक्चर भी देखते रहो, ओके। रिवीजन में कुछ काम लगेगा, हम आगे का जो भी कुछ मिस हुआ है आपका वो रिवीजन में देख लेंगे, ठीक है। डायग्राम में कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम का विदाउट एनी मेजरमेंट।
the table we get that, अरे इतना तो रुका होता तो पढ़े थे 3 गर्लफ्रेंड नहीं गई होती। वेट 38 kg, फोटो खींच लो। May I start? Yes. Then from the table we get that when the wage rate was ₹10, टेबल देते जाएगी समझ में आएगा। when the wage rate was ₹10, wage rate WAGERATE, when the wage rate was ₹10 per hour, when the wage rate was ₹10 per hour, the worker was working for 8 hours. The worker was working for 8 hours to get ₹80, per day, per day. Next line. When the wage rate increases, up to ₹15, when the wage rate increases up to ₹15, the worker works for 10 hours. The worker works for 10 hours to get ₹150 per day. ₹150 per day. Next time. When the wage rate is increased further up to ₹20 per hour, the worker will work only for 8 hours. बहुत संभल के ना इम्पोर्टेंट बात आ रही है। The worker will work only for 8 hours to get ₹160 per day. Which is more than working for 10 hours. कुछ भी समझा? हमने ये लिख दिया कि 8 आवर्स में 160 कमाता है, जो 10 घंटे काम करने से भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा काम काय को करेगा? नेक्स्ट लाइन, it means
the worker is not ready, it means the worker is not ready to work for more hours. The worker is not ready to work for more hours. The worker is not ready to work for more hours, even at higher wages. Even at higher wages. Next line. In the diagram, दो बार S लिखो, SS. In the diagram, SS is the backward bending. SS is the backward bending supply curve of labor. Backward bending supply curve of labor. SS is the backward bending supply curve of labor. ये फर्स्ट पॉइंट अकेला ही बोर्ड एग्जाम में 6 बार अलग से आ चुका है, बाकी सब पॉइंट अब इतने बड़े बड़े नहीं हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेबर. सेकंड पॉइंट गिव द हेडिंग सेविंग्स. अब मैं एक छोटा सा निबंध दिखा रहा हूँ, अपने में से जिन लोगों का अकाउंट्स बहुत अच्छा है उनको जल्दी समझ में आएगा, बाकी सब लोगों के लिए हम पोस्टमार्टम करते बैठेंगे, ठीक बात करेंगे. सेविंग्स स्टार्ट. अंडरलाइन. If a person wants to earn a fixed amount of rupees 1,000, per month, he invests rupees 1 lakh. He invests rupees 1 lakh at the rate of 1% interest. At the rate of 1% interest. Rupees 1 lakh at the rate of 1% interest per month. Next line. If the rate of interest increases, up to 2% per month. If the rate of interest increases up to 2% per month, now he will invest only rupees 50,000. Now he will invest only rupees 50,000 to get rupees 1,000 per month. Next line. It means he is not ready to invest more. Even at higher rate of interest. He is not ready to invest more even at higher rate of interest. He
even at higher rate of interest. बहुत पीसफुली इस चीज को समझने के लिए हमें दो उल्टे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है कि जहाँ पे अपने को ब्याज ज़्यादा मिलता हो वहाँ पे हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि प्रशांत मुझे किसी से 2 लाख रुपये चाहिए अर्जेंट पे, मैं तुझे 1% इंटरेस्ट दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सीए को पूछता हूँ कि अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। मैंने सीए को फ़ोन किया कि मेरे एक फ्रेंड को 2 लाख रुपये चाहिए बिजनेस में अर्जेंट भी, और वो 1% ब्याज देने को तैयार है। सीए मुझे बोलते ऐसा 2 लाख रुपये तो है आपके अकाउंट में, लेकिन एक बात बताऊँ। मैंने कहा क्या? बोले आप 1% ब्याज के लिए उसको देंगे? मैंने कहा क्यों, फ्रेंड है। बोले सर हर्षद मेहता नहीं देखा? मैंने कहा मतलब? बोले सर शेयर मेरा देखो, आप 2 लाख मेरे को दे दो, मैं आपको 3% कमा के दूंगा। मतलब वो मेरे को ज़्यादा कमाई करने का लालच दे रहा है, राइट? तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि सॉरी यार 1 रुपया भी नहीं है, अगर होता ना तेरे को तो मैं यूं ही देता, ब्याज भी नहीं चाहिए तेरे से, तेरी तो जान भी आती है। बोल दे दो क्या? पर पैसा नहीं है। पता नहीं जान तो मांगने वाला है, जान मांगने करेगा क्या? मेरी जान का आएगा क्या? वापस सीए को कॉल किया कि आर यू श्योर तू 3% कमा के देगा? बोले सर 100% श्योर। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 लाख रुपये और बेचता हूँ। अरे कुछ समझा? मतलब सीए को 4 लाख देने को तैयार, क्योंकि वो 3% कमा के दे रहा है। फ्रेंड को 2 लाख नहीं, क्योंकि वो 1% कमा के दे रहा है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि जहाँ पे ब्याज कम पड़ता हो, मिलता हो, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। अगर ब्याज ज़्यादा मिलता हो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अपने इस एग्जाम्पल में बात उल्टा है। अगर कोई इंसान सोच के बैठे मेरे को सिर्फ महीने का 1000 रुपया ही कमाना है, ज़्यादा कमाना ही नहीं, तो उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 1% इंटरेस्ट में। अभी अकाउंट अगर समझता हो 1 लाख का 1% मतलब 1000 रुपया हो गया। अब अगर इंटरेस्ट बढ़ के 2% हो गया तो 1 लाख रुपये के ऊपर तो उसको 2000 मिलेगा, उसको 1000 ही कमाना है। इसलिए वो 50,000 रुपया ही इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा करेगा ही। बात को थोड़ा इजी करूँ, अगर आप लोगों ने गोलमाल 1 मूवी देखा हो, पहले वाला रोल फन अनलिमिटेड, वो परेश रावल दोनों अंधा अंधी बुढ़े बुढ़ी, क्यों आगे पीछे डोलते हो भोलों की तरह। ओके, अगर उस मूवी जैसे हालांकि परेश रावल और उसकी वाइफ दोनों अंधा अंधी बुढ़े बुढ़ी, खुद का ही बंगलो था, दोनों बुढ़ाऊ तो थे, तो खर्चा कितना आएगा? दोपहर को खाने में 2 रोटी और थोड़ा दूध ले लिया, रात को तो पानी पी के सो जाएंगे, बुढ़ाऊ लोग ज़्यादा खाते नहीं है। और घर पे पूरे बंगले लाइट का जरूरत ही नहीं है। अरे अंधे थे, लाइट का जरूरत क्या है? पंखा ही लगेगा ना, सिर्फ लाइट थोड़ी लगेगा। करे तो ज़्यादा खर्चा ही नहीं था मुझे। तो अगर परेश रावल ने अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपया दिया है कि मेरे को हर महीने से 1000 का खर्चा है, तेरे को 1% के हिसाब से 1000 रुपया दे देगा। कुछ महीनों बाद नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रेडियो पे बोल दिया कि जो बूढ़ा लोग अंधे होते हैं उनको 2% ब्याज मिलेगा। परेश रावल ने सुन लिया, अरे अंधा था लेकिन सुन तो सकता था ना, तो रेडियो पे उसने मन की बात सुन ली। फ्रेंड को बुला के कहा कि देख अब से हमको 2% ब्याज मिलेगा। फ्रेंड बराबर है, तो तेरे को 2000 रुपया दूंगा हर महीने। बोले 2000 चाहिए नहीं मेरे को 1000 चाहिए। काम कर 50,000 रुपीज़ तू रख, 50,000 के ऊपर 2% के हिसाब से 1000 मेरे को मिलना चाहिए। 50,000 वापस ला। फ्रेंड पूछा इसका तू क्या करेगा? अरे तेरे को इससे क्या मतलब, मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूँ। मैं चाहूँ तो गद्दे के नीचे दबा के रखूँ, मैं चाहूँ तो संदूक में दबा दूँ। अरे वो संदूक, और मैं चाहूँ तो समीर के पोते के लिए नेकलेस बना दूँ। अरे वो समीर बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये परेश रावल की मर्जी होगी कि उस 50,000 से वो क्या करे। वो चाहे तो गद्दे में दबाए, वो चाहे तो संदूक में रखे, वो चाहे तो समीर के पोते के लिए नेकलेस बनाए, तो वो उस फ्रेंड के पास नहीं रखेगा क्योंकि उसको सिर्फ 1000 ही कमाना है। तो 50,000 उसके पास रखेगा। तो जब ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। इट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। थर्ड पॉइंट, अर्जेंट नीड ऑफ मनी। अर्जेंट नीड ऑफ मनी। In case of
urgent need of money. In case of urgent need of money. In case of urgent need of money. The seller will be ready. The seller will be ready to sell. The seller will be ready to sell even at lower price. The seller will be ready to sell even at lower price. The seller will be ready to sell even at lower price. जब पैसों की सख्त जरूरत होती है ना, तो हम ये राह देखने नहीं बैठते कि भाव बढ़ेगा ना तब बेचेंगे, ज़्यादा पैसा चाहिए तब बेचेंगे, कम प्राइस में बेच दो, लॉस करके भी बेच दो, क्योंकि सब पैसों की सख्त ज़रूरत है। फर्स्ट पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरी लाइफ के 24 साल तक चॉल सिस्टम, छपरे वाला रूम, 10 बाई 10 की खोली, जॉइंट फैमिली, जनरल टॉयलेट, बारिश का पानी टपकता है, पतले में बूंद बूंद गिरने का, कोई हिंदी मूवी की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, और जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। और उसमें ऊपर वाले ने एक थप्पड़ ऐसा लगाया कि वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर बिकम सीरियस, और आईसीयू में 2.25 महीने रखना पड़ा, और बिल आ गया 4.25 लाख रुपये। मैंने अपने एस्टेट एजेंट को कॉल करके कहा कि जिस खोली में मैं रहता हूँ ये मुझे बेचना पड़ेगा 4.25 लाख रुपये में। ब्रोकर मुझे बोलता है कि 6-7 महीना रुक जाओ, आपके एरिया में एक बिल्डर आ रहा है, और जो खोली का आप अभी 4.25 लाख मांग रहे हो वो इसका 7 लाख देगा। मैंने कहा हॉस्पिटल को क्या बोलूँ, 6-7 महीना रुक जाओ, नॉट पॉसिबल। तो मुझे 15 दिन में कोई क्लाइंट ढूंढ के दे दे तो मैं 4 लाख में दे दूँगा, अगर तो एक हफ्ते में क्लाइंट ढूंढ के दे दे तो मैं 4.25 लाख में बेच दूँगा। अर्जेंट नीड ऑफ, सच में उसने एक हफ्ते में पार्टी लेकर आया, मैंने उसको 4.25 लाख में बेच दिया, एंड माई ब्रोकर वॉज 100% राइट। 8 महीने बाद एक बिल्डर वहाँ पे आया, और जिस बंदे ने मेरे पास से 4.25 लाख में मेरा खोली लिया था, उसने उस बिल्डर को 7 लाख में बेच दिया। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो 4.25 लाख रुपये से मैं अपने फैमिली पर्सन को बचा पाया था। इट वॉज अर्जेंट नीड ऑफ मनी, और इसलिए कम प्राइस में जाने दिया। थोड़ी राह देखूंगा, भाव बढ़ेगा तो बेचूं। ये मेरा पास्ट था, अब मेरा फ्यूचर से सोच रहा हूँ कि अब मेरा फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्योंकि पास्ट है तो फ्यूचर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिर्फ गरीब को ही होता है, ये पैसे वाले को भी होता है। सपोज फ्यूचर में मैं अमिताभ बच्चन के बाजू का बंगला बुक कर रहा हूँ, अरे कुछ तो अच्छा मेरे हाथ लाइफ में भी होगा ना, बोलो तथास्तु आमीन। अरे आपको भी बंगले पे बुलाऊंगा, ऐसा क्या पार्टी वार्टी करेंगे? हाँ, अरे सुबह में बाल सुखाने के बाद बालकनी में आएगी, हाँ आजा आजा बेटा। और कभी कभी ऐसी भी आ भी जाएगी, ससुर जी को चाय भी नहीं है, शक्कर खत्म हो गई है, और अगर अभिषेक बच्चन से झगड़ा होगा तो इसी कंधे में सर रख के रोएगी, एक ही तो देवा होगा। अब सपोज 12 करोड़ में वो बंगला डील फाइनल हुआ, 5 करोड़ रुपये टोकन एडवांस मनी दे चुका हूँ, और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया जिसमें ये लिखा था कि बाकी का 7 करोड़ 6 महीने में देना है, लेकिन अगर ये 7 करोड़ में नहीं दे पाया तो 5 करोड़ भी गया, बंगलो भी गया, और सबसे बड़ा नुकसान ऐशु भाभी भी गए। ओके, अब इनके सिवा देखो बड़ी पार्टी हो, तभी तो अमिताभ के बाजू का बंगलो बुक कर रहा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ डेफिनेट। अब 5 महीने हो गए, अब तक 1 रुपया जमा नहीं हुआ है, और 7 करोड़ देने बाकी है। अब मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल किया कि अपने पास रिलायंस के बहुत सारे शेयर्स हैं ना, बोले सर बहुत सारे शेयर्स हैं। मैंने कहा अगर हम सभी शेयर्स बेच दें तो कितना आएगा? बोलते हैं 7 करोड़। मैंने कहा बेच डाल। बोले सर पागल हो गए हो, हमने 9 करोड़ में तो खरीदे,
2 करोड़ का नुकसान है। मैंने कहा भले हो, बोले सर सठिया का 2 करोड़ का नुकसान है सर, 1 साल रुक जाओ, इसका 14 करोड़ मिलेगा। बोलो रुकने का 1 साल, जल्दी बोलो। नहीं रुकने का, अरे 2 करोड़ का लॉस परवड़ेगा, क्योंकि अगर ये डील नहीं किया तो 5 करोड़ का नुकसान, बंगलो गया वो अलग से, और सबसे बड़ा लॉस भाभी करे, वो कैसे भूल सकते हो? अरे कुछ समझ रहा है? सबसे बड़ी बात, 2 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद भी घाई घाई में शेयर्स बेच दो, क्योंकि अर्जेंट नीड ऑफ मनी। अब मैं तो पैसे वाला था, फिर भी अर्जेंट नीड ऑफ मनी, ये मेरा फ्यूचर है। असत्य वचन, ओके। अरे पीछे कुछ तो अच्छा मेरी लाइफ में भी होने दो यार, ऐसा मत करो। और आपको भी एंजॉय कराऊंगा ना पक्का, अगर बंगला में तो आपको भी एंजॉय कराऊंगा, उसमें आपको भी बुलाऊंगा। हाफ डे का पिकनिक मनाएंगे वहाँ पे मिल बांट के। तो इट वॉज अर्जेंट नीड ऑफ मनी। फ्रेंड्स, अब 2 पॉइंट जो है ना, उसको मैं आज लिखा देता हूँ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वो याद करने का कि ये समझाना बाकी है, ठीक है। तो 4th पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन। Because of higher amount of self-consumption, because of higher amount of self-consumption, the seller cannot increase the supply. The seller cannot increase the supply. Even at higher price. Fifth point, rare goods. Underline, write down. In case of rare goods, the seller cannot increase the supply. The seller cannot increase the supply even at higher price. The seller cannot increase the supply even at higher price. That's enough for this session. संडे को यहाँ तक एग्जाम में आएगा चैप्टर 3B एंड चैप्टर 4 सप्लाई ऑफ लेबर तक।
ऐसे लिखेगा इधर डालना है एक ना अरे ये चीज की जो लाभ